प्रथम विश्व युद्ध। जब भी ये नाम सुनते हैं एक सवाल दिमाग में जरूर आता है ना, कि आखिर ये हुआ क्यों था, और जो कहानी हमें और आपको स्कूलों में बताई गई है, क्या वो पूरी कहानी है या सच कुछ और ही है। सोचिए, सिर्फ 37 डेज, एक राजकुमार की हत्या होती है और बस देखते ही देखते पूरी दुनिया एक ऐसी भयंकर जंग की आग में झुलसने लगती है जिसमें लगभग 2 करोड़ लोगों की जान चली गई। अब सवाल तो यही उठता है कि इतनी जल्दी आखिर दुनिया इस मोड़ पर आ कैसे गई। तो क्या ये मान लें कि बस एक गोली में इतनी ताकत थी कि वो करोड़ों लोगों की जान ले ले, या फिर असली कहानी कहीं और पर्दे के पीछे छिपी हुई थी। अच्छा, इसको समझने का ना एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए, एक चिंगारी और डायनामाइट का एक पहाड़। वो जो हत्या हुई थी वो सिर्फ एक चिंगारी थी, बस एक छोटी सी चिंगारी। लेकिन असलियत ये थी कि पूरा का पूरा यूरोप दशकों से तैयार हो रहे डायनामाइट के एक बहुत बड़े ढेर पर बैठा हुआ था, और आज हम उसी डायनामाइट की कहानी को समझने वाले हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं उसी चिंगारी से। कहानी की शुरुआत उसी एक जानलेवा चिंगारी से करते हैं जिसे, यकीन मानिए, एक सिर्फ 19 साल के लड़के ने भड़काया था। और देखिए, कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा तो ये है कि ये हत्या ये तो लगभग हुई ही नहीं थी। मतलब पहला हमला पूरी तरह से फेल हो गया। इसके बाद आर्च ड्यूक ने अपना रास्ता बदला। वो अस्पताल में घायलों से मिलने जा रहे थे, और बस ठीक उसी वक्त उनके ड्राइवर से एक छोटी सी मामूली सी गलती हो गई। उसने गलत मोड़ ले लिया और गाड़ी ठीक उसी हत्यारे गैव्रिलो प्रिंसिप के सामने जाकर रुक गई, जो पूरी उम्मीद छोड़ चुका था। सोचिए, इतिहास बस एक गलत मोड़ की वजह से बदल गया। तो ये तो थी कहानी उस चिंगारी की। लेकिन अब बात करते हैं उस डायनामाइट के पहाड़ की। वो पहाड़ जो बस इस एक चिंगारी के गिरने का इंतजार कर रहा था। सवाल ये है कि 1914 से पहले का यूरोप आखिर इतना विस्फोटक, इतना बारूद से भरा हुआ बना कैसे? देखिए, 1914 का जो यूरोप था वो आज के यूरोप जैसा बिल्कुल नहीं था। ये लोकतंत्र का नहीं, बल्कि बड़े बड़े ताकतवर साम्राज्यों का महाद्वीप था, जैसे ऑस्ट्रो हंगेरियन, जर्मन, रूसी, ओटोमन। और ये सब ना एक दूसरे से आगे निकलने की एक अंधी दौड़ में लगे हुए थे। और इस पूरी रेस का सेंटर पॉइंट, मतलब जो सबसे ज्यादा तनाव वाली जगह थी, वो था बाल्कन का इलाका। समझिए कि एक सुलगता हुआ ज्वालामुखी, जिसे ऑस्ट्रिया हंगरी के बोस्निया पर कब्जे ने और भी ज्यादा भड़का दिया था। अब इस पूरे विस्फोटक माहौल के पीछे ना 4 बड़ी वजह काम कर रही थीं। हम कह सकते हैं कि ये यूरोप की वो 4 घातक गलतियां थीं जिन्होंने इस महायुद्ध के लिए पूरी जमीन तैयार कर दी थी। और ये 4 वजहें थीं: सैन्यवाद यानी मिलिटरिज्म, गठबंधन मतलब अलायंसेस, साम्राज्यवाद यानी इंपीरियलिज्म, और राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म। अगर आप इनके पहले अक्षर देखें तो बनता है MAIN, मतलब मुख्य वजह। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सैन्यवाद की। देखिए, उस जमाने में ना किसी भी देश की ताकत उसकी फौजी ताकत से ही नापी जाती थी। और जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। सिर्फ 40 सालों के अंदर यूरोप की बड़ी शक्तियों का अपनी सेनाओं पर खर्च 4 गुना बढ़ गया। सोचिए, 4 टाइम्स। ये हथियारों की एक ऐसी अंधी दौड़ थी जहां हर कोई बस दूसरे से ज्यादा खतरनाक, ज्यादा ताकतवर बनना चाहता था। तो सवाल ये है कि हथियारों की ये दौड़ आखिर चल क्यों रही थी? इसकी वजह थी साम्राज्यवाद, मतलब दूसरे देशों पर कब्जा करने की भूख। क्यों? क्योंकि ज्यादा जमीन का मतलब था ज्यादा संसाधन, और ज्यादा संसाधन का मतलब था ज्यादा ताकत। हर बड़ा साम्राज्य बस यही चाहता था कि उसका झंडा दुनिया के ज्यादा से ज्यादा कोनों में लहराए। और इस कब्जे की भूख को सही कैसे ठहराया गया? राष्ट्रवाद के नाम पर यह कोई अच्छा वाला राष्ट्रवाद नहीं था। ये एक तरह का आक्रामक, जहरीला राष्ट्रवाद था, जो लोगों के दिमाग में ये बात भरता था कि भाई, हमारा देश ही सबसे महान है और उसके लिए लड़ना और मरना सबसे बड़े गौरव की बात है। और जो शासक थे उन्होंने इस भावना का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया, अपनी ही जनता को जंग में झोंकने के लिए। अच्छा, अब एक बहुत ही हैरान करने वाली बात। उस वक्त यूरोप के 3 सबसे बड़े दुश्मन कौन थे? जर्मनी के काइजर विल्हेम, रूस के जार निकोलस और ब्रिटेन के किंग जॉर्ज। पता है इन तीनों में क्या कॉमन था? ये तीनों आपस में फर्स्ट कजिन थे। जी हाँ, चचेरे भाई। तो एक तरह से देखा जाए तो ये महायुद्ध इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे खूनी फैमिली ड्रामा भी था।
और अब आते हैं चौथी और शायद सबसे घातक वजह पर। वो थे गठबंधन यानी अलायंसेस। हुआ ये कि अपनी अपनी सुरक्षा के लिए यूरोप के देशों ने आपस में गुप्त संधियों का एक ऐसा जाल बुन लिया था जो एक डोमिनो इफेक्ट बनाने के लिए एकदम तैयार बैठा था। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो एक छोटी सी चिंगारी को पूरे महाद्वीप की आग में बदलने की ताकत रखता था। तो उस वक्त पूरा का पूरा यूरोप दो बड़े ताकतवर खेमों में बंट चुका था। एक तरफ था ट्रिपल अलायंस, जिसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, और दूसरी तरफ था ट्रिपल इंटेंट, जिसमें थे फ्रांस, रूस और ग्रेट ब्रिटेन। बस लाइनें खिंच चुकी थीं, टीम बन चुकी थी। और फिर जैसे ही ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला बोला, बस वो डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया जिसकी हम बात कर रहे थे। एक के बाद एक कोटियां गिरने लगी। सर्बिया को बचाने के लिए रूस मैदान में आया, रूस के खिलाफ जर्मनी कूद पड़ा, फिर जर्मनी ने रूस के दोस्त फ्रांस पर हमला कर दिया, और फ्रांस को बचाने के लिए ब्रिटेन भी इस जंग में शामिल हो गया। सोचिए, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर पूरा यूरोप एक दूसरे के खिलाफ जंग के मैदान में खड़ा था। अब जरा ये सोचिए, ये सारे बड़े बड़े फैसले ये तो राजा महाराजा और नेता ले रहे थे, लेकिन असल में ये जंग लड़ कौन रहा था? वो तो अपने आलीशान महलों में बैठे थे, जबकि खाइयों में, कीचड़ में जान एक आम इंसान की जा रही थी। तो सवाल तो उठता ही है कि एक आम सिपाही दूसरे देश के एक बिल्कुल अपने ही जैसे आम सिपाही को मारने के लिए आखिर तैयार क्यों हो गया? देखिए, कुछ के लिए तो ये सिर्फ एक नौकरी थी, घर चलाने का, पेट भरने का जरिया। बहुतों को देशभक्ति के बड़े बड़े नारों से ये यकीन दिला दिया गया था कि वो किसी बहुत महान काम के लिए लड़ रहे हैं, पर असलियत तो ये थी कि वो अपने राजाओं की ताकत बढ़ाने की जिद के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे थे। थॉमस हार्डी की एक बहुत मशहूर कविता है जो इसी अजीब सी बेतुकी हकीकत को दिखाती है। उसमें एक सिपाही कहता है कि मैंने दूसरे सिपाही को मार दिया। क्यों? क्योंकि वो मेरा दुश्मन था। बस इतनी सी बात, कोई और वजह नहीं। जबकि वो खुद सोचता है कि अगर हम दोनों कहीं और मिले होते, किसी पब में, तो शायद एक दूसरे के साथ बैठकर ड्रिंक भी कर रहे होते। और इस बात का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत सबूत 1914 की क्रिसमस की सुबह देखने को मिला, जब पता है क्या हुआ? दोनों तरफ के सैनिकों ने अचानक लड़ना बंद कर दिया। वो अपनी अपनी खाइयों से बाहर निकले, बीच की जमीन पर मिले, एक दूसरे को तोहफे दिए और साथ मिलकर फुटबॉल तक खेला। सोचिए जरा, उस एक दिन के लिए इंसानियत जीत गई थी। लेकिन फिर ऊपर से कमांडरों का हुक्म आया और उन्हें वापस एक दूसरे का दुश्मन बनने पर मजबूर कर दिया गया। तो आखिर में हम क्या समझे? यही कि प्रथम विश्व युद्ध सिर्फ एक हत्या की वजह से नहीं हुआ था। वो हत्या तो बस वो आखिरी तिनका था जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। ये युद्ध दशकों से सुलग रहे सैन्यवाद, साम्राज्यवाद, जहरीले राष्ट्रवाद और सत्ता की कभी न खत्म होने वाली भूख का नतीजा था। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या इतिहास में किसी भी जंग की वजह वाकई उतनी सीधी और सरल होती है जितनी हमें अक्सर बताई जाती है?